सवर्ण कमजोर है कि हमारी बेटी को जबरन ब्याह करके और फला ले गए। ये गुजराती लफंगे जब से सत्ता में आए हैं, यूजीसी आपकी आने वाली नस्लों की बर्बादी का जिंदा दस्तावेज है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। बहुत बड़े षड्यंत्र का स्वरूप है। सत्ता में कोई घमंडी घनानंद बैठता है ना, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, तब किसी चाणक्य को चंद्रगुप्त ढूंढना पड़ता है। मुगल, मंगोल और अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो ये लोग कर रहे हैं। जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो किसी राष्ट्र का कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कुलदेवी जगदम्बा जमुआई भवानी को प्रणाम करता हूं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सभी वक्ताओं ने यूजीसी पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। यूजीसी केवल एक कानून नहीं है, यूजीसी आपकी आने वाली नस्लों की बर्बादी का जिंदा दस्तावेज है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। और हमें इसको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। यूजीसी केवल मात्र शिक्षारत छात्रों के लिए कानून नहीं है। यहां समाज के, सर्व समाज के वयोवृद्ध मेरे आदरणीय लोग विराजमान है। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, यह एक बहुत बड़े षड्यंत्र का स्वरूप है। आपके रक्त को अशुद्ध करने की ये प्रक्रिया जो है, ये आपकी जातियों को लील जाएगी, आपकी जातियों के, आपके परंपराओं को खा जाएगी। माताएं बहनें बहुत लंबे समय से विराजमान हैं। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब रक्त की शुद्धता नहीं बचती है तो ना संस्कृति बचती है, ना परंपराएं बचती है और ना राष्ट्र बचता है। ये जो षड्यंत्र है ना, ये आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। अगर समय रहते हम समझ पाए तो समझ जाए, अन्यथा आने वाले 10 सालों के बाद अगर यूजीसी लागू हो जाता है, आप और हम ये कहते फिरेंगे कि हम हमारी बेटी को जबरन ब्याह करके और फला ले गए। जब आपकी बेटियां नहीं बचेंगी तो आपका रक्त कभी शुद्ध बच नहीं सकता। इस सनातन संस्कृति को और जातीय व्यवस्था को कोई महाराज श्री जिंदा रखे हुए है तो माताओं की कोख है। पुरुष पददलित होकर के, पदच्युत होकर के और भ्रष्टाचारी होकर के और अपना आचरण गिरा करके भी कोई कुकर्म कर ले, तब भी आपकी रक्त की शुद्धता नहीं होती है। लेकिन एक माता और बहन अपना चरित्र गिरा ले या जबरन उनका चरित्र यूजीसी जैसे कानून ला करके षड्यंत्र रच करके किए जाने लगेंगे, तब आपका न रक्त बचेगा, न रक्त की शुद्धता बचेगी, न संस्कृति बचेगी। इस षड्यंत्र को इस गहराई से जानने की और समझने की आवश्यकता है। हमारी किसी वर्ग से, किसी जाति से लड़ाई नहीं है। जातीय तुष्टीकरण के बीज जो भाजपा बो रही है, सांप्रदायिक लड़ाइयां हम देख रहे थे 2014 से पहले तक। सांप्रदायिक तुष्टीकरण हम 2014 से पहले देख रहे थे। ये गुजराती लफंगे जब से सत्ता में आए हैं, तब से इन्होंने जातीय तुष्टीकरण की लड़ाई पैदा कर दी। जो कहते हैं हम सनातन के सबसे बड़े रक्षक हैं, उनसे बड़ा सनातन का कोई दुश्मन हो नहीं सकता। अगर वो यूजीसी कानून जैसे कानूनों की परिकल्पना करते हैं और उनको धरती पर उतार कर सवर्णों का रक्त बीज नाश करने का प्रयास करते हो, तो इनसे बड़ा सनातन विरोधी कोई हम लोगों ने नहीं देखा अपने जीते जी। और ना कभी डच, हूण, मुगल, मंगोल और अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो ये लोग कर रहे हैं। वो सनातन का नाश करने पर तुले हुए हैं। हम इकट्ठे नहीं होते, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए आपका बार बार टेस्टर लगा करके टेस्ट लेते हैं। वो चाहते हैं कि आप ओबीसी के लोगों से लड़ो, आप
SC ST के लोगों से लड़ो, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को जीवित रखते हुए ध्यान रखना है कि ये लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते। ये लड़ाई हमसे सत्ता में बैठे हुए कुछ गुंडे करवाना चाहते, जिनको सत्ता के अलावा न सनातन से मतलब है, न सवर्ण से मतलब है, न OBC से मतलब है, और न किसी SC ST से मतलब है। इस लड़ाई को लड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के दुस्साहस धरने वाले लोग अगर निरंतर सत्ता में रहे तो जिन बच्चों पर, जिन छात्रों पर उल्टे सीधे जो गाने का जो डफली वाली गैंग थी, टुकड़े टुकड़े गैंग, उस पर अनावश्यक प्रलाप करके और हम लोगों को ये समझाने वाले कि ये लोग देश के दुश्मन हैं जो इस प्रक्रिया को यथार्थ में चरितार्थ कर रहे हैं अपने कर्मों से, उन दुष्टों को पहचानने की आवश्यकता है। नस्लें बचानी है, राज आएंगे चले जाएंगे, बहुत सारी सत्ताएं अहंकार में चली गई। आदरणीय खंडेलवाल साहब, अभी महेश जी शर्मा साहब फरमा रहे थे कि एक चाणक्य सत्ता का चरित्र बिगाड़ सकता है। निश्चित रूप से अगर सत्ता में कोई घमंडी घनानंद बैठता है ना आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, तब किसी चाणक्य को चंद्रगुप्त ढूंढना पड़ता है और हर दौर में मिलता है। यूजीसी हमारे 10-20 साल की पीढ़ियों को खत्म करने वाला कानून नहीं है। हमें लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ताकतवर का दुनिया में साफ कोई अपमान नहीं कर सकता और कमजोर कहीं सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। सवर्ण कमजोर है क्योंकि प्रजातांत्रिक तौर तरीके नहीं जानता है और प्रजातांत्रिक तौर तरीकों में वो शामिल होना नहीं चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है। इसलिए आज ये दुर्गति सवर्ण समाज की है। ये कुछ साथी लड्डू गोपाल जी और सूरजवान जी ये मेरे पास 15 दिन पहले आए थे, भाई साहब हम इस तरीके का कोई काम करना चाहते हैं, बहुत लोगों से मिले। मैंने कहा मिलना भी चाहिए, अगर आप संकल्प बड़ा ले रहे हो, लड़ाई लंबी लड़ रहे हो, तो बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा। साथ कितने आते हैं? बहुत स्पष्ट। हम कालवी साहब के चेले हैं और हमारे कालवी साहब एक बात कहते थे, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो किसी राष्ट्र का कभी हो ही नहीं सकता। यहां परीक्षण है, यहां परीक्षण है कि कौन अपनी जात का नहीं है और कौन अपने बाप का नहीं है। और फिर वो कहे कि मैं राजनीतिक पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रखता हूं और मेरा तो उस राजनीतिक पार्टी से ही संबंध है, तो जो अपनी जात का नहीं हो सकता और राष्ट्र का नहीं हो सकता, ये फैसला करने का समय, ये संकल्प लेने का समय। आदरणीय राम सिंह साहब फरवा रहे थे ना कि चारों युगों में अलग अलग ताकतें होती हैं। प्रजातंत्र की ताकत सर कटाने के लिए तलवारों की आवश्यकता नहीं है, तीर और तोपों की आवश्यकता नहीं है। प्रजातंत्र में ताकत है सर गिनाना। और आपके खिलाफ इस तरीके के ऊटपटांग कानून इसलिए आते हैं क्योंकि आप सर गिनाना भूल चुके हो। और इस देश के बहुत बड़े सामाजिक आंदोलनों के प्रणेता रहे एक समाजवादी नेता ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। राम सिंह साहब, सवर्णों की संसद इसलिए आवारा है, आपके नेता इसलिए आवारा है क्योंकि आपके तरफ से सड़कें सूनी है। आपके नेता दिखते तब सड़कों पे कहीं न कहीं आपका आवागमन बढ़ता है। आपकी माताओं बहनों पर, आपके संस्कार पर, आपकी संस्कृति पर, आपके धर्म पर, इवन आपकी जातियों को खत्म करने तक की बात कोई राजनीतिक पार्टी करे और तब भी आपको घर से बाहर निकल के और परशुराम भवन आने में मौत आने लगे, तब समझ लीजिए कि आप राजनीतिक रूप से अपंग हैं। इस प्रजातंत्र में आप अपनी ताकत दिखाने में असक्षम हैं और असक्षम लोग हमेशा दुत्कारे जाते हैं, भले दुनिया का कोई दौर ना हो। ये ताकत पहला कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वर्ण अधिकार मंच का, ये शैशव अवस्था है। अगर हम जितने लोग यहां बैठे हैं इस संकल्प के साथ उठ खड़े हो कि 26 फरवरी का एक हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया, 26 जुलाई का, कि 26 जुलाई को हम लोग सीकर जिले का पूरे का एक आयोजन यूजीसी के विरोध में यहां रखें और 2 महीने उस तारीख को है। अगर हम तन्मयता से अपनी जात को, अपने धर्म को और अपने इस वर्ग को और इसकी आने वाली नस्लों को संरक्षण देना चाहते हैं तो 100% ईमानदारी के साथ ये
2 महीने, इन 2 महीने से आप 1 महीना अपने परिवार को, अपने रोजगार को दीजिए, लेकिन 1 महीना अगर ईमानदारी से इस मूवमेंट को देते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो परिवर्तन ला सकते हैं, सीकर की राजनीति में वो परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी आप लोग कल्पना करना भी भूल चुके हो। सामाजिक संघर्ष में 25 साल से हूं, राजकीय सेवा में था आदरणीय। मैं संभवतः राजस्थान सरकार का पहला कर्मचारी हूं जिसका पुलिस डोजियर बना। पुलिस डोजियर आदतन अपराधियों के बनते हैं या हार्डकोर क्रिमिनल्स के बनते हैं। मेरा इसलिए बना क्योंकि सामाजिक गतिविधियों में मेरी भूमिका को राजस्थान सरकार ने परीक्षण कर लिया। ये आदमी सत्ता विरोधी कार्यक्रमों को संचालित करता है पर्दे के पीछे रह करके। ऐसा संभवतः मैं पहला कर्मचारी हूं। आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ राजकीय सेवा में ही थे और मेरे क्रियाकलापों पे आप हमेशा मुझे कहते थे नौकरी चली जाएगी। मैं आपको तब भी कहता था भाई साहब राजपूत हूं, ठुकरानी की कोख से पैदा हुआ हूं, ठकुराई नहीं जाएगी नौकरी वाले इस जात के लिए, मेरे धर्म के लिए 1000 बार करेगी। जब आवश्यकता पड़ी, मेरे गुरु बैठे यहाँ प्रदीप जी माथुर साहब, जब आवश्यकता पड़ी मैंने 23 साल की नौकरी को 1 सेकंड में ठोकर मार दी, क्योंकि मेरे लिए मेरी कौम, मेरा धर्म महत्वपूर्ण। इसलिए कह रहा हूं त्याग तो करना पड़ेगा, मेरी तरह नौकरियां नहीं छोड़नी पड़ेगी, लेकिन घर छोड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। आप अपना रक्त बचाना चाहते हो, आप अपनी नस्लें बचाना चाहते हो, आप अपनी पीढ़ियां बचाना चाहते हो। आप राजनीति में कहते हो साहब हमारे नेता, बहुत जल्दी हम लोग उनका आकलन करने बैठ जाते, हमारे नेता हमारी बात नहीं कर रहे। कमजोरों की बात किसी दौर में कोई नहीं करता, क्योंकि आप सड़क पे नगण्य हो, आप सड़क पे सुनने हो, तो आपके नेता भी ये देखते हैं इन मूर्खों के, इनके चक्कर में, इन कमजोर लोगों के चक्कर में मैं अपनी व्यवस्था खराब नहीं कर लूं, इसलिए वो बेचारे इधर उधर हाथ जोड़ के अपनी राजनीति कर रहे हैं। जिन जातियों ने सड़कों पे उतरकर अपने नेताओं को ताकत दी है, आप और हम सब जानते हैं, उनके नेता भरे मंच पर, भरी विधानसभा में और भरी लोकसभा में अपनी जात की बात करते हैं, क्योंकि उनकी जात उनको सड़कों पे उतर के ताकत देती है। हमारी तरह घरों में बैठ के गालियां नहीं देती नेताओं को। जरूरत पड़ती है ना तो सीखने की आवश्यकता है। हमारे शेखावाटी में जाट बहुतायत में, लेकिन राजनीतिक रूप से और प्रजातांत्रिक से जागृत कौम है, इसलिए उनके नेता मजबूत है, इसलिए उनके नेता मजबूती से उनकी बात करते हैं। हमें कहीं से सीखने और समझने की जरूरत पड़े तो सीखना चाहिए। ये प्रेरणा हमें जाटों से लेनी चाहिए कि उनका आदमी किसी भी दल से खड़ा हो, उनके लिए महत्वपूर्ण उनका आदमी है, राजनीतिक दल दूसरी वरीयता पर। हमारे लिए तो हमारे लोग वरीयता में ही नहीं है। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी वरीयता है और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के लिए कांग्रेस वरीयता है। हम लड़ने वाले लोगों को चाहते कब साहब? अपने यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, सिंधी, ये जैन, ये समाज बैठे हुए। आप सोचना बैठ करके कि आपके अंडर 45 लीडर कितने हैं जो आगामी 10 सालों में विधानसभा में जाने वाले हैं। शायद गिनती के अंगुलियों पे गिन पाओगे आप, माथुर तो शायद गिन ही नहीं पाएंगे। कारण उसका क्या है? आपका सड़क पर संघर्ष नहीं है। सड़क का संघर्ष प्रजातंत्र में नेता पैदा करता है आदरणीय महेश जी भाई साहब। और जो कौमें सड़क पे संघर्ष नहीं करती, उनका नेतृत्व होते हुए भी वो कमजोर है, और जो लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं वो बेचारे वैसे ही कमजोर है, क्योंकि ना आप सड़क पे उतर सकते हो, ना आप उनको ताकत दे सकते हो, ना आप नया नेतृत्व देने की स्थिति में हो, तो कौन बात करेगा आपकी? इसलिए प्रजातंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सड़क। सड़क पे उतरोगे तो नेतृत्व भी पैदा हो जाएगा, सरकारों के कान भी खड़े हो जाएंगे। ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, धमाके सुनती है, और धमाके बंद कमरों में मोबाइल पे मैसेज करने से नहीं होते, धमाके होते हैं सड़क पे उतर के लड़ने से। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विषय में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब आप मजाक देखो, हमारे सवर्ण समाज के साथ क्या हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़ा मान के हमें आरक्षण दे दिया नहीं, लेकिन फीस में शिथिलता नहीं दी हमें। मतलब हमें गरीब तो मान रही है वो सरकार, लेकिन फीस हमसे जनरल वाली लेगी। तो इस सरकारों के माथे खराब है।
इनको इसलिए नहीं सोचना हमारे विषय में क्योंकि मूर्ख कौम है, बुलाएंगे तो 150 इकट्ठे होकर ताली बजा के चले जाएंगे, कुछ मंच पे ना बिठाने से नाराज हो जाएंगे, कुछ भाषण नहीं देने से नाराज हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी एक शेख प्रक्रिया जो सवर्ण समाज में बन गई है, उसको सत्ताएं भी अच्छे से जानने लग गई। ईडब्ल्यूएस में जब आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है महाराज श्री, तो आपको फीस में छूट तो पहली वरीयता में मिलनी चाहिए थी, आज तक नहीं है। आयु में शिथिलता आपको मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई गजट संसद में कोई विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। गजट नोटिफिकेशन से ये काम हो सकता है। हमने राजस्थान की सरकार को दबाव में लेकर के करवाया, लेकिन करेंगे क्यों? क्योंकि आप दिखना ही नहीं चाहते, बाहर निकलना ही नहीं चाहते, सड़क पे अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहते। प्रजातंत्र की ताकत सड़क पे दिखती है और वहां हम कमजोर हैं। मेरा आग्रह है कि 26 जुलाई का जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम तो करने वाली जगदम्बा भवानी है, उसी के आशीर्वाद से सब होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय, अगर हम इन 2 महीने में से 1 महीना आप में से हर व्यक्ति दे, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक फिजा और जिस तरीके का माहौल शेखावाटी में बन चुका है कि आप सब राजनीति में नकारे जा चुके हो। आपको एक एक टिकटें केवल इसलिए दी जाती है कि वो आप पे अनुकंपा रख रहे हैं कि इनके बाकी की जगह भी वोट है, बेचारों को एक एक दे दो। बाकी आपका सामर्थ्य नहीं है, आपकी कौमों का सामर्थ्य नहीं है कि उनके सामर्थ्य के अनुसार आपको टिकटें मिलती हैं। आप अगर सड़कों पे उतर के सामर्थ्य दिखाएंगे तो आपको आपका राजनीतिक हक भी मिलेगा, आपको अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित लगने लगेगा, आपको खुद को आने वाली नस्लों में नौजवान लीडर भी दिखने लगेंगे जो नहीं दिख रहे। और ये दुर्भाग्यजनक है, आपके 60 साल से ऊपर के लीडर है ज्यादातर विधानसभा लोकसभा में, 50 साल से नीचे के लीडर नहीं है। कहां से पैदा करोगे अगर सड़क पे नहीं उतरोगे तो? मेरा आग्रह है, संख्या कम ज्यादा होना मुझे नहीं लगता महत्वपूर्ण बात है। माताएं बैठी हैं, बात जब बच्चों के भविष्य पे आती है ना, तो निर्बल बकरी भी, जब बाघ बच्चों पे छपटता है तो निर्बल बकरी बाघ से लड़ जाती है, क्योंकि वो जानती है अपने बच्चों का महत्व, अपने बच्चों की आने वाली नस्लों का महत्व। उसे पता है कि ये मेरी पीढ़ियां चलाएगा और कोई इसको मारने आया तो उससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई हो नहीं सकता। निर्बल भेड़ और बकरी बाघ जैसे 1000 गुना अपने से ताकतवर से भिड़ सकती है, तो माताओं आप तो जिंदा महिलाएं हो। आपकी पीढ़ियां तो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली है, आपकी परंपरा और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली है। जब उनको मिटाने की कोई बात करता है, ये संकल्प सबसे ज्यादा मातृशक्ति को लेने की आवश्यकता है कि जो हमारी संतानों को निपटाने की मिटाने की कोशिश करेगा उसका अस्तित्व मिटा देंगे। सत्ताएं आती जाती रहती हैं, फिर ले आएंगे। सबसे प्रथम वरीयता पे हम अपने बच्चों को बचाएंगे, हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, हम अपने धर्म को बचाएंगे। बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना, उसके लिए आप सबको आभार प्रकट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि 26 जुलाई जो होगी उसमें सड़क वाला संघर्ष हमारा दिखना चाहिए, तभी हम प्रजातंत्र में दिखेंगे। और जब दिखेंगे तो 100% राजनीतिक पार्टियां आप पे संज्ञान लेने लग जाएगी, आपकी बात करने लग जाएगी। अन्यथा आज यूजीसी आया है, यूजीसी भी घटिया कोई कानून, अगर इस पे हम लोग मुखर होकर के नहीं लड़े, सड़कों पे नहीं उतरे, तो निश्चित तौर पर यूजीसी से भी घटिया कोई कानून ला करके और आपको मसल दिया जाएगा। क्योंकि प्रजातंत्र में प्रतिकार करने की क्षमता खो चुके हैं लोग, अपना महत्व खो चुके हैं। और महत्वहीन वस्तु इस धरती पे कोई भी हो, उसका कोई उपयोग नहीं है, ठोकरों से उड़ाते हैं उसे लोग। आप सबने दानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। सनातन धर्म के जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूरी ताकत से आप मेरा सहयोग कर दीजिएगा। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। धन्यवाद आप सभी का।